तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली यंग लोगों के लिए, जो आज मॉडर्न ज़माने में आकर के ये सोचते हैं कि जो पुराने ज़माने की तंत्र विद्याएं हैं या जो काला जादू है या जो दूसरे एंटिटी है या दूसरे रेल्म के बारे में जो बातें होती हैं उसको जो अंधविश्वास मानते हैं। और उनका कहना होता है कि नहीं, हम इन सारे बातों को बिलीव करते ही नहीं हैं, ये सब बकवास बातें हैं, ये सब दकियानुसी बातें हैं, ये सब अंधविश्वास है। ये कहानी उन लोगों के लिए खास तौर से है। आप आज की स्टोरी जब सुनोगे तो मे बी आप समझोगे कि नहीं, ये सब स्टोरी बस दकियानुसी नहीं है या कहे जाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सच्चाई होती है। जानने वाले, परखने वाले और हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए, जो अभी भी बाकी हैं, जो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हकीकत है और हकीकत में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप जब उनको झुठलाते हो, पर आज ये स्टोरी सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं बिलीव होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन हो गए और मेरे पिछले वीडियोस पे जो आपने रिस्पॉन्स दिया और चैनल को जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया। और ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज का ये जो स्टोरी है वो जमशेदपुर झारखंड का होने वाला है। दो दोस्त रहते हैं जिसमें एक दोस्त का नाम राहुल रख लेते हैं और दूसरे का मोहित। तो दोनों जो दोस्त थे वो एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त थे। दोनों का जो दोस्ती था, फ्रेंडशिप था, वो बहुत पुराना था और गहरा था। पर हाँ, एक दूसरे के घर आना जाना रेगुलर रहता था, एक दूसरे के घर पर रुकना भी रेगुलर रहता था। इसमें से जो राहुल था उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अब मैं गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे इसका लिंक आएगा, इसलिए मैं अभी ही आपको इस बारे में कहता हूँ कि जो राहुल था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और जो मोहित था उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो बैचलर था। पर दोनों की दोस्ती यारी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। इवन कि जब राहुल की गर्लफ्रेंड जब उसके साथ होती तो मोहित उसको स्पेस देता, उसको अपना टाइम देता कि तुम अपना जो पर्सनल स्पेस है उसको अच्छे से यूज करो, मैं उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई दखल अंदाजी या इंटरफेयर मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। डेट इज योर लाइफ, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी रहना है रहो। पर हाँ, उनकी दोस्ती इसलिए ही खास थी क्योंकि एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में या पर्सनल डिसीजन में दोनों का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं था। दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे। तो ये उनकी दोस्ती के बारे में था जो मैं अभी आपको बता रहा था। पर ये स्टोरी कैसे हॉन्टेड हो गया, कैसे इन चीज़ों पे आ गया, ये आपको सुनने को मिलेगी। आप अक्सर देखते होंगे रास्ते चलते हुए किसी के घर के बाहर या किसी रास्ते पे नींबू मिर्च या सिंदूर या कुछ दाना वगैरह फेंका हुआ रहता है। बेशक आप देखे ही होंगे, आप ये बिल्कुल भी नहीं झुटला सकते हो कि आपने ये कभी देखा ही नहीं। मेरे ख्याल से 80 to 90% लोग ये चीज़ों को देखे हुआ कि नींबू और मिर्च ये सब फेंका हुआ रहता है रोड में। एक्चुअली वो क्या रहता है, वो उतारा किया हुआ रहता है, किसी का नज़र को हटाया हुआ रहता है। जो खुद में किसी इंसान के ऊपर जब किसी तरीके का काला जादू या किसी तरीके का पोजीशन हो जाता है, उनको उतार करके वहाँ पे फेंका जाता है, सो दैट कि अगर कोई उसके ऊपर चढ़ जाए, लांग जाए या जो भी उसके ऊपर जो बुरी साया है, काली साया है, वो वहीं से दूसरे के ऊपर लग जाए और चले जाए। तो इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है, अटेंटिव रहना है कि ऐसे जब भी आप कहीं पे नींबू मिर्ची ऐसा फेंका हुआ देखो तो उसको आप लांघो ना, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी का उतारा किया हुआ आपके पीछे लग जाए और जो उसके साथ हो रहा था, जिसने उतार कर फेंक दिया, आज वो उसके आपके साथ लग करके आपकी ज़िंदगी बेहाल कर दे। तो ये बिल्कुल उसी के जैसा हुआ। ये दोनों दोस्त घूमते फिरते थे। हर रोज़ जो जमशेदपुर में जो बीच है, मरीना बीच, वहाँ जाया करते, चाय पिया करते और घूमते फिरते फिर वापस आ जाया करते। एक रात, एक शाम जब इसी तरीके से वो चाय पी करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में वही नींबू मिर्ची फेंका हुआ था, उतारा करके फेंका हुआ था। और वो देख रहा था जब राहुल अपना बाइक चला रहा था, पीछे मोहित बैठा हुआ था। राहुल चलाते चलाते वो देखता है कि आगे में नींबू मिर्ची फेंका हुआ है, तो वो साइड से कट मार के निकल जाता है। तो ये देख करके तो मोहित बोलता है कि क्या हुआ, इस तरीके से क्यों तुमने कट मारा। तो राहुल बताता है कि आगे में कुछ नींबू वगैरह फेंका हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्या है, उसे चढ़ाना, साइड से पार हो जाते हैं। मोहित बोलता है कि बहुत अच्छा किया भाई तूने, जो तुमने हटा दिया, क्योंकि मैंने सुना है कि इन सब से काला जादू वगैरह किया जाता है, उतारा करके फेंका जाता है। तो अगर तुम इससे लांग करके चले जाते हो या इसके ऊपर चले जाते हो या इसको यूज़ कर लेते हो तो वो बुरी साया तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है। तो अच्छा किया कि निकल गए, क्योंकि मोहित को थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में विश्वास था और वो थोड़ा बहुत डरता भी था। बट राहुल थोड़ा सा अपोजिट था, वो डरता नहीं था इन सब सारी चीज़ों से। तो ये सब हुआ और फिर राहुल हंसने लग गया कि यार क्या तुम दकियानुसी बातें कर रहे हो, कहीं से भी सुने हुए कुछ भी सुनते हो और तुम इन सारी चीज़ों को बिलीव कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें बोलते हुए फिर वो हंसते करते चले जाते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरता है। फिर सडनली एक दिन ऐसा ही एक नींबू फेंका हुआ मिलता है और ये देख करके मोहित बोलता है कि भाई साइड कर ले या धीरे से चल जा, देख वहाँ पे वो फेंका हुआ है। ये देख सुन करके राहुल जैसे
चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा हो जाता है। यार क्या है तुम्हारा रोज़-रोज़ यही सब बातें, बेक़ानूसी बातें, फालतू की बातें करते हो, रुको आज तुम्हें दिखाता हूँ। वो क्या करता है कि वो रुकता है और वो नींबू उठा करके अपने पॉकेट में डाल लेता है। मोहित बहुत रोकता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये मत कर, ये फेंक दे, मत ले जा। क्या कर रहा है तू? इसे क्यों टच कर रहा है? छोड़ दे। पर ये बातों को इग्नोर करके राहुल उस नींबू को अपने पॉकेट में डाल करके साथ में ले जाता है और ले जा करके सीधा एक अपने घर में रुकता है और मोहित भी वहीं पे उतरता है। घर जाने के बाद राहुल क्या करता है कि उस नींबू को काट के उससे जो निचोड़ के रस उसका और पानी में मिला करके वो पी जाता है और बोलता है देख मैंने कर दिया, हुआ मुझे कुछ, देख तेरे सामने खड़ा हूँ ना, हो रहा है मुझे कुछ, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, फालतू की बातें करता है, फालतू की चीज़ों पे बिलीव करता है, यार देख कुछ भी नहीं होता ये सब चीज़। आज के ज़माने के लड़के होकर के तुम इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हो, कैसा बेवकूफ़ इंसान हो। ये बोलते हुए राहुल हँसने लग जाता है। ये देख कर के मोहित भी सोचता है कि यार इसे हुआ तो कुछ भी नहीं, फालतू में ही मैं इतना डर रहा था, पर ऐसा तो कुछ होता है ही नहीं बिल्कुल भी। ये देख कर के फिर मोहित भी थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाता है और फिर बातें-बातें करता है और दोनों अपने-अपने फिर घर चले जाते हैं। कुछ दिन होता है, मोहित राहुल को कॉल करता है कि चल भाई चलते हैं चाय पीने के लिए बीच पे। तो राहुल कहता है कि नहीं यार मुझे मन बिल्कुल नहीं हो रहा है उधर जाने का, छोड़ दे किसी और दिन चलते हैं, आज रहने देते हैं। पर उनसे वो बात करता है जब राहुल से, तो राहुल थोड़ा-सा चिड़चिड़ा और थोड़ा-सा थका हुआ लगता है। ये देख कर के मोहित सोचता है कि यार चल छोड़ दे, कल बात करते हैं। नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं तो राहुल और ज़्यादा बीमार हो जाता है और ये देख कर के मोहित सोचता है कि यार अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहा होगा, हो सकता है इस वजह से थोड़ा-सा वीक लग रहा होगा, सोया नहीं होगा या थोड़ा इंटीमेसी वगैरह होता है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, तो वही हो रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा थका-थका सा लग रहा है। ये सोच कर के वो इग्नोर करता है। ये सब बातें गुजरती हैं। नेक्स्ट डे मोहित और राहुल मिलते नहीं हैं। राहुल फिर से कॉल उठाना बंद कर देता है। ये सब बंद होने के बाद अचानक से एक दिन जो राहुल की गर्लफ्रेंड होती है वो फ़ोन करती है मोहित। मोहित जब उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर देखता है कि आखिर वो फ़ोन क्यों कर रही है मुझे, तो वो जब कॉल उठाता है तो वो जो लड़की होती है वो फिर मोहित से पूछती है कि राहुल आजकल कहाँ है? वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, मुझसे मिल भी नहीं रहा है। आखिर वो कहाँ है? क्या वो ठीक तो है? आखिर उसे कुछ हुआ है क्या? तो ये सुनकर के मोहित थोड़ा-सा चौंक जाता है कि यार ये क्या बात बोल रही है? वो लोग तो शायद मिल रहे थे क्योंकि जो निशान वगैरह उसके बॉडी में था वो तो लव बाइट ये सब चीज़ों का था, तो बिल्कुल उसे मिल रहा होगा, इंटीमेसी उसके साथ हो रहा होगा तभी जा कर के मैं तो यही सोच रहा था, फिर ये बोल रही है कि नहीं? तो ये सुन कर के फिर मोहित जवाब देता है कि मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी कुछ दिनों से उससे बात नहीं की, हो सकता है वो घर पे ही होगा। तो एक काम करता हूँ मैं उससे मिल लेता हूँ और फिर मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है? तो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है राहुल की वो बोलती है ठीक है तुम मुझे प्लीज़ बताना कि वो कहाँ है और मुझसे बात करवाना। तो ये बोल कर के दोनों फ़ोन रखते हैं और मोहित फिर सोचने लगता है कि यार ये क्या बोल रही है कि ये उससे मिल ही नहीं रही है, बात ही नहीं कर रही। फिर राहुल किसके साथ था? आखिर वो रात-रात भर वो मुझसे बात भी नहीं करता, ना कॉल उठाता है। मैं तो ये सोच रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है पर वो तो उसके साथ भी नहीं है। पता करना होगा आखिर ये क्या बात है। वो उसके घर जाता है। घर जाता है तो देखता है कि राहुल बहुत बीमार है और बेड पे पड़ा हुआ है और किसी तरीके से बस उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता है। तो ये हालत देख कर के मोहित सोचता है कि यार इसे क्या हो गया? पूछता है, तो राहुल कहता है कि भाई ऐसा है ना कि मुझे एक एंटिटी नज़र आती है, एक औरत है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, जो मेरे बॉडी पे नाखूनों से नोचती है, मुझे काटती है और मुझे कहती है कि अपने साथ लेकर के जाओ। देख भाई कुछ कर भाई। तो ये सुन कर के जो मोहित होता है, वो बोलता है कि यार ये क्या हो गया तुम्हें? फिर वो बहुत उल्टा-सीधा बोलता है, वो गाली भी देता है उस एंटिटी को वहीं पे बैठे-बैठे और बोलता है कि उसे मैं बताता हूँ। ये बोल कर के वो वहाँ से किसी बाबा के पास जाता है, अगल-बगल के जो पंडित होते हैं, जो झाड़ा वगैरह करते हैं, उनके पास जा कर के उनको लेकर के आता है। आने के बाद वो लोग जब झाड़ते हैं, तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हर किसी के पास वो सिद्धि नहीं होती है, हर कोई उन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो वो लोग जब झाड़ा लगाते हैं, कुछ-कुछ मंत्र वगैरह देते हैं, पानी वगैरह देते हैं, पिलाते हैं, बट उससे राहुल को किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं हो रहा था। ये सब होने के बाद मोहित भी अपने घर वापस आता है। मोहित जब रात को सो रहा होता है, तो अचानक से उसके ऊपर भी वही सेम एंटिटी हावी होती है और उसको बोलती है कि तू बहुत तेज़ बन रहा है ना, तुझे बहुत दूसरे की टाँग अड़ाने की चुल मची हुई है। तू सोचता है कि तू उसे बचा लेगा, तू भी नहीं बचा पाएगा। उसे तो मैं लेकर के जाऊँगी ही, पर अब तुम्हें भी लेकर के जाऊँगी। और ये जब मोहित देख रहा होता है, तो वो इतनी खूबसूरत नज़र आ रही होती है उसे कि वो खो जाता है। और वो जो एंटिटी होती है वो उसके साथ, मोहित के साथ इंटीमेट होती है और उसके बॉडी में भी वही सेम नाखून के निशान,
और दांत काटने के निशान आ जाते हैं। जब सुबह होती है और ये सारी चीज़ें वो देखता है, सोचता है, जब याद करता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो वो भी परेशान हो जाता है और वो दौड़ करके उसके पास जाता है, राहुल के पास, और उसे वो बीती हुई रात के बारे में बताता है कि देख भाई, मेरे साथ ऐसा-ऐसा कल रात को हुआ और मुझे बोल रही थी कि वो तुम्हें ले जाएगी और उसके बाद मुझे भी लेकर के जाएगी। हमें कुछ करना होगा, हमें इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाना होगा। पर उन्हें नहीं पता था कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने-अपने मोबाइल में ढूँढने लगते हैं कि आखिर इन सारी चीज़ों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। बहुत पता करने पे, इधर-उधर रिसर्च वगैरह करने पे पता चलता है कि इन सबको, जो अघोरी होते हैं, जो बनारस में के घाट पे रहते हैं, जो शमशान पे रहते हैं, जो अपने बॉडी पे जो मरा हुआ राख होता है बॉडी का, उसको लगा कर के रहते हैं। उन लोगों के पास इतनी सिद्धि, इतनी ताकत और इतनी ज्ञान होती है कि इन सब चीज़ों को वो आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो ये सब होने के बाद दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें फटाफट वहाँ जाना होगा, अदरवाइज़ दोनों के दोनों हम लोग खत्म हो जाएँगे। तो अपने-अपने घर पे दोनों बात करते हैं कि हम बनारस जा रहे हैं घूमने के लिए, बट एक्चुअल बात वो लोग भी घर पे नहीं बताते हैं कि आखिर क्यों जा रहे हैं। तो उनको घर वाले भी सोचते हैं कि चलो अभी इनकी उम्र ही क्या है, जाने दो, घूमने दो, ऐसे भी अच्छी जगह जा रहा है, मतलब बनारस जा रहा है, वहाँ के घाट वगैरह घूमेगा, थोड़ा-सा रिचुअल वगैरह देखेगा, भक्ति में रहेगा। तो ये बोल कर के उन लोग भी उन लोगों को इजाज़त दे देते हैं। वो लोग फटाफट वहाँ से अपना ट्रेन बुकिंग करते हैं और वहाँ से सीधा बनारस को निकल जाते हैं। बनारस पहुँचने के बाद जब वो लोग घाट पे पहुँचते हैं, बिना किसी देरी के, वो एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो सब चीज़ें हो ही रही थी, आवाज़ें आ ही रही थी, उनको डर हॉन्ट हो ही रहा था, उनको लग रहा था कि अभी भी हमारे साथ वो चल रही है और किसी भी वक़्त वो हम लोगों को लेकर के जा सकती है। हम लोगों का जान खतरे में, इसलिए वो लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए, वो लोग सीधा घाट में घूमते हैं और बाबाओं को, अघोरियों को ढूँढने लगते हैं कि किनसे हम ये काम कराया जाए। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद या बहुत सारे लोग जब अपनी स्टोरी वो लोग बताते हैं, बट कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है। सडनली एक पीछे से आवाज़ आता है कि बच्चा इधर सुनो। वो लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं कि एक बाबा, एक अघोरी उन लोगों को आवाज़ दे रहा होता है। जब जाकर के उनसे मिलते हैं तो बिना किसी बात के बताए हुए कुछ भी वो लोग नहीं बोला और अघोरी सीधा बोलता है कि मुझे पता है तुम लोगों के पीछे क्या हो रहा है। तुम लोगों के ऊपर किसका साया है और तुम लोग परेशान हो ना, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है ना, तुम्हारे साथ वो इंटीमेट होती है ना, तुम्हारे बॉडी में निशान है ना। ये सब बातें वो अघोरी तुरंत उन लोगों के बताए बिना ही बोल देता है। ये सुनते ही वो लोग उनके पैरों में गिर जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि यही बाबा है, यही हमारा हेल्प कर सकते हैं। और वो लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि बाबा प्लीज़ हम लोगों को बचा लो, अदरवाइज़ वो हम लोगों को लेके चली जाएगी, हम लोगों को मार देगी। प्लीज़ बाबा प्लीज़। बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं बच्चा, तुम लोग उठ जाओ और ये जो सामग्री है ये फटाफट जाओ तुम लोग और बाज़ार से लेकर के आ जाओ, यहीं पे हवन हो करके और उस चीज़ों से पीछा छुड़ाया जाएगा। वो लोग फटाफट दौड़ करके जाता है और वो सारा जो सामान होता है, जो सामग्री लिख करके वो जो बाबा देते हैं, अघोरी देते हैं, वो लोग लेकर के आता है। लाने के बाद वहीं पे हवन बना करके उन लोगों के साथ हवन किया जाता है और करीबन 3-4 घंटे के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद उस चीज़ों से, जो एंटिटी थी, उससे पीछा छुड़ाया जाता है और उन दोनों को अचानक से जो वो डर था, वो जो भारीपन था, वो जो वीकनेस था, वो सब खत्म हो जाता है और वो लोग एकदम लाइट फ़ील कर रहा होता है। तभी उठता है और बाबा कहते हैं कि अब तुम लोग उस चीज़ों से मुक्त हो, बिल्कुल भी तुम लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये ख़्याल रखना कि दोबारा वो सारी गलतियाँ जो तुम लोगों ने की थी, वो बिल्कुल भी मत करना और इन सारी चीज़ों के पीछा भी मत जाना। अपने लाइफ़ में आगे बढ़ो और इन सब चीज़ों से हटो। तो देखा, यही होता है कि आप जब इन सब चीज़ों पे बिलीव तो नहीं करते हो, पर उनसे आप खेलने के लिए आगे बढ़ जाते हो। चलो अगर तुम उस पे बिलीव नहीं करते हो, तो उनसे दूर रहो, फिर उन चीज़ों पे पड़ना ही क्यों? तो यही राहुल ने किया था, उसे बिलीव नहीं था कि ये काला जादू वगैरह होता है। पर वो क्या किया कि उस नींबू को काट के और उसका रस सारा पी गया। अगर तुम्हें बिलीव नहीं था तो तुम छोड़ देते, तुम अपने रास्ते आगे बढ़ जाते, तुम्हें नहीं करना था वो चीज़, लेकिन तुमने वो किया और उसकी के बाद ये सारी परेशानी तुम्हारे ऊपर भी आई। तो इसलिए इन सारे स्टोरी से जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही, लेकिन इन सारे चीज़ों से आपको सीखना भी है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर हमने की होती या हमसे वो गलती होती, तो हमें भी ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती। वो लोगों के पास तो टाइम था, वो लोग चले गए, पहुँच गए बनारस और वहाँ बाबा भी मिल गए जो उन लोगों को उतारा कर दिया। लेकिन अगर आप ये गलती करते हो और आपके साथ ये सब नहीं होता है, बचाने वाला आपको नहीं मिलता है, तो फिर आप सोचो कि आपके साथ क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।